हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं बबीता त्यागी, आईसीएस कोचिंग सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज काफ़ी दिनों बाद हिसाब बन पाया क्लास लेने का। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा बार आता है। और अगर आज की बात करूं अप्रैल 2019 की, तो आज देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा, कहीं भी आप वीडियोस देखिए, आप यूट्यूब खोलिए, आप कहीं भी व्हाट्सएप देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, या किसी भी टीवी चैनल पे आप जैसे ही पहुंचते हैं तो आप देखते हैं आज सबसे ज़्यादा छाया हुआ मुद्दा है इलेक्शंस। इलेक्शंस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी देश, खासकर लोकतंत्र की अगर हम बात करते हैं तो भारत जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, यहाँ अब फिर से एक बार हम सभी आम लोगों के हाथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट वोटिंग राइट हमें मिलने जा रहा है। मिलने तो क्या जा रहा है, यूज़ करने हम जा रहे हैं। और लोकसभा के इलेक्शंस हैं, जैसा कि आप सभी लोग परिचित हैं। आज उसी के ऊपर बातचीत करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं संसद के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमेशा करंट अफेयर्स में संसद के ऊपर, क्योंकि कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कभी लोकसभा के, कभी राज्यसभा के इनडायरेक्ट इलेक्शन, कभी किसी विधानसभा के इलेक्शंस, जब देखो तब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चलते ही रहते हैं। और इलेक्शंस की समझ होना किसी भी पढ़े लिखे समाज के लिए बेहद ज़रूरी है। तभी हम लोग कह पाएंगे कि इस देश में लोकतंत्र की वास्तविक रूप में स्थापना हो पाएगी। अगर मैं और आप या हम जैसे पढ़े लिखे लोग ही इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो फिर देश आगे कैसे बढ़ेगा। तो लोकतंत्र के बारे में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम यहाँ करने जा रहे हैं। कोई भी डिस्प्यूटेड बात नहीं हम करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने में अलग हैं, रियलिटी में अलग हैं, लेकिन क्योंकि हम सबका टारगेट, मेरा आपका टारगेट है एग्जाम को क्रैक करना, तो हम उसी लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक के ऊपर डिस्कशंस करेंगे। ठीक है, चलिए संसद की बात करते हैं। संसद इस देश में डेमोक्रेसी के एक इम्पॉर्टेंट आधार अगर आप मानते हैं तो वो संसद है, क्योंकि संसद में 3 पार्ट काउंट किए जाते हैं: लोकसभा, एक राज्यसभा और एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसको हम हिंदी में पढ़ते हैं राष्ट्रपति के नाम से। भारत के महामहिम राष्ट्रपति, देश के पहले नागरिक, तीनों सेनाओं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के कमांडर इन चीफ, जिनके हाथ में सबसे ज़्यादा कहने को तो कम से कम पावर्स हैं ही, वो हैं इस देश के मुखिया, इस देश की कार्यपालिका के प्रमुख, इस देश के संवैधानिक प्रमुख। जी हाँ, बात कर रहे हैं राष्ट्रपति की। चलिए बात एक एक करके इनको टॉपिक उठाएंगे। राष्ट्रपति अपने आप में कई दिन का मुद्दा है। आज मेरा टारगेट है लोकसभा और राज्यसभा की बेसिक बातों को जान लेना। कुछ लोग कहते हैं कि संसद में राष्ट्रपति को सिर्फ काउंट किया जाता है, वो उसका अंग नहीं है। गलत फहमी है ये आपकी, अगर आप ऐसा मानते हैं तो। रियलिटी ये है कि संसद के 3 अंग हैं: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये सिर्फ माना नहीं जाता, इनफैक्ट ये इसका अंग है। चाहे एक आदमी है, एक पोस्ट है, लेकिन ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट अंग है। हाँ, संसद के अगर सदन पूछे जाएं तो वो 2 ही हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ये सदन हैं, हाउसेज हैं। और राज्यसभा का भी नाम राज्यसभा 1954 में पड़ा था। इससे पहले इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जाना जाता था। तो आज़ाद भारत के बाद जब हमने लोकसभा राज्यसभा का गठन किया, पहली लोकसभा का गठन, बच्चों आप शायद जानते भी होंगे, 13 मई 1952 को पहली लोकसभा का गठन हुआ और राज्यसभा का गठन हुआ। राज्यसभा को उस टाइम काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जाना जाता था और 1954 में आके इसको हमने नाम दिया राज्यसभा। आज सभी लोग राज्यसभा के नाम से परिचित हैं। लोकसभा के बारे में बात कर लेते हैं। लोकसभा लोगों की सभा है, मेरी और आपकी, हमारे वोटिंग राइट का यूज़ करके हम जिन लोगों को चाहते हैं, किसी भी पार्टी के जो लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं, मैं और आप अपने वोटिंग राइट का यूज़ करके वहाँ तक, उस कुर्सी तक, एमपी की कुर्सी तक पहुँचाने की ताकत हमारे वोट में है। ये वोटिंग राइट का यूज़ करके हम लोकसभा का गठन आज से नहीं कर रहे बच्चों। हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो दादा दादी का टाइम था, देश की आज़ादी के कई साल बाद जाकर देश में पहली बार इलेक्शन कंडक्ट कराए गए। और ये पहले इलेक्शन कंडक्ट कराए थे 1951 में, सितंबर अक्टूबर की तैयारी थी और जाके ये पूरे हुए थे फरवरी मार्च तक। फरवरी में इसका लिख देते हैं कि पूरे हो गए थे। और अप्रैल 1952 में जाके लोकसभा का गठन हुआ था। इसकी बैठक स्टार्ट हुई थी 13 मई 1952 को। क्योंकि अभी फिलहाल में करंट अफेयर्स में है ना, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल बता रही हूँ। अदरवाइज 51-52 लोग याद रखते हैं, पहली बैठक ना भी याद रखें चल जाएगा। लेकिन क्योंकि इस साल इलेक्शन सर पे हैं तो ध्यान रखना पड़ेगा। 13 मई
1952 ये है हमारी लोकसभा की पहली बैठक। और अब जिस लोकसभा को आप देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी जिसमें आप देख रहे हैं पीएम है इस देश के, ये हमारी 16वीं लोकसभा चल रही है जो अब लगभग बस कंप्लीशन पर आ गई है। और 17वीं लोकसभा के इलेक्शंस, आजकल सबसे ज्वलंत मुद्दा जो छाया रहता है वो 17वीं लोकसभा के इलेक्शंस हैं। लोकसभा में कितने सीटों पर इलेक्शंस होते हैं आप सभी, क्योंकि करंट में अफेयर्स में रोज पढ़ते होंगे, जान लीजिए इसके बारे में भी। 500, ये देखो कुछ आंकड़े लिखूंगी बच्चों, इनको ध्यान से समझना। ये कई आंकड़े हैं और इन सब के बारे में डिटेल से बताऊंगी कि ये आंकड़े अलग अलग क्यों हैं। लोकसभा में आप कहीं कहीं लिखा हुआ पाते हैं 552, कहीं आप लिखते हैं 550, कहीं आप लिखते हैं 545 + 7, कहीं आप लिखा मिलेगा आपको 543 + 2, कहीं आपको लिखा मिलेगा 530 + 20 + 2। कोई भी आंकड़ा गलत नहीं है, हर किसी आंकड़े का कोई ना कोई कारण है और वो कारण मैं हर एक का कारण आपके सामने बता दूं ताकि आप भी क्लियर हों। कहीं भी किसी भी जगह आप लोग पढ़ रहे हैं, किसी लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं, किसी अखबार में पढ़ रहे हैं, आप किसी के नोट्स से पढ़ रहे हैं, किसी किताब से पढ़ रहे हैं, तो आप ये क्लैरिटी हो आपके दिमाग में कि ये आंकड़े इतने अलग अलग क्यों मिलते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है 552, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ एमपीज हैं बच्चों, मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं बन सकते, इससे ज्यादा एमपी इंडिया में बन नहीं सकते। 552 मैक्सिमम है, अधिकतम है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन अधिकतम की भाषा में आए तो टिक करके आइएगा 552। 550 मैंने क्यों लिखा? 550 इसलिए लिखा क्योंकि इनमें से 2 हटा दिए गए हैं और वो 2 मनोनीत मेंबर होंगे। ये जनरली लिखा नहीं मिलता, ये मैं सिर्फ आपको बताने के लिए बता रही हूँ। 552 में 550 इलेक्टेड होंगे अधिकतम और 2 होंगे मनोनीत, जिन्हें हम कहते हैं नॉमिनेटेड। 545 + 7 आपको बहुत सारी किताबों में लिखा मिलेगा। ये 545 हम बना लेते हैं इलेक्शन के थ्रू भी और राष्ट्रपति मनोनीत भी कर देता है 2 एंग्लो इंडियन को अगर ज़रूरत पड़े। आगे बात करेंगे कब ज़रूरत पड़ती है। ये 7 का आंकड़ा इसलिए अलग किया जाता है क्योंकि ये 7 हम कभी बना नहीं पाते। अधिकतम हो सकते हैं 552 पर बनते कभी भी नहीं, क्योंकि ये 7 मेंबर्स तब आएंगे जिस दिन हमारे पास कश्मीर का वो हिस्सा होगा जैसे हम कहते हैं पाक अधिकृत कश्मीर, यानी है तो कश्मीर हमारा हिस्सा लेकिन आज पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान के कब्जे में है। अगर कभी वो हिस्सा हमें मिला तो वहाँ के ज़िलों में जो वहाँ के एरियाज़ में पॉपुलेशन है, ये इनके बिहाफ पे जो एमपीज़ आएंगे वो 7 आएंगे। ये 7 क्योंकि नहीं आ पाते तो 545 इसलिए हमें याद रखना है। मैक्सिमम पूछे 552, मनोनीत हटा दें 550 मैक्सिमम हो सकते हैं। 545 इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों, मनोनीत भी, और ये 7 जो कभी नहीं आते पीओ के, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के। मैंने फिर लिखा 545 को एक्सप्लेन कर दिया 543 + 2, क्योंकि आप समझ गए 543 तो हम आम लोगों ने चुन के भेजे हैं, अब फिर भेजेंगे हम, और ये 2 हम नहीं भेज सकते क्योंकि ये पावर स्पेशल राष्ट्रपति के हाथ में है। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना बच्चों, ये बहुत सारे टीचर्स पढ़ा देते हैं लेकिन इसके बारे में डिटेल नहीं बताते और बच्चे बहुत बार रट्टा मार लेते हैं एंग्लो इंडियन +2 ये इस तरह से काम नहीं चलेगा। पेपर्स का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। अब हमें ये बेसिक बात पता हो कि ये +2 कहाँ से आया, क्या ये संविधान में लिखित में है या नहीं, इसके बारे में बात करते हैं। अभी थोड़ी देर राज्यसभा को भूल जाते हैं और लोकसभा के बारे में प्रॉपरली एक एक चीज़ को जान लेते हैं। ये जो आप +2 देख रहे हैं ये 2 नॉमिनेटेड है, मनोनीत। मनोनीत का मतलब होता है ये पावर राष्ट्रपति के पास है। अगर 543 जो टोटल एमपी हम जनता चुन के भेजती है, हम आम लोग 18 साल प्लस वाले वोटिंग राइट का यूज़ करके, अगर उन 543 में कोई भी एंग्लो इंडियन ना हो और देश के मंत्रिपरिषद को या राष्ट्रपति को, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति को लगे कि एक भी एंग्लो इंडियन नहीं आया जबकि आना चाहिए था, उस कंडीशन में वो 2 एंग्लो इंडियंस को मनोनीत कर सकते हैं। इसमें राष्ट्रपति स्वविवेक नहीं यूज करता, सिर्फ अपनी मर्जी नहीं होती, जनरली मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति ऐसा करता है। हाँ, अगर एग्जाम में आ जाए कि किसके पास पावर है तो आप मनोनीत की पावर टिक करके आएंगे राष्ट्रपति के हाथ में। ये 2 तब आएंगे अगर इन 543 में कोई भी ना आए एंग्लो इंडियन इलेक्शन के थ्रू, तब नॉमिनेशन होगा 2 का, 2 से ज्यादा का नहीं कर सकते राष्ट्रपति। मैंने लिखा 530 + 20 + 2, ये ऊपर वाले को एक्सप्लेन किया है। 552 को 530 आएंगे राज्यों से,
20 आएंगे यूनियन टेरिटरीज से, केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 मैंने अभी नाम लिया एंग्लो इंडियन। अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, एंग्लो इंडियन होते कौन है? एंग्लो इंडियन वो भारतीय हैं जिनका मूल कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों से जुड़ा हुआ है। या तो अगर कोई एंग्लो इंडियन ग्रुप का है ना, तो या तो इसके फादर या इसके ग्रैंडफादर, यानी या तो इसके पिताजी या इनके दादा अंग्रेज़ रहे हों और इनकी मदर, इनकी माँ मूल रूप से इंडियन रही हों। ऐसी कम्युनिटी को एंग्लो इंडियन कहा जाता है। हर कोई एंग्लो इंडियन नहीं बन सकता। एंग्लो शब्द आंग्ल शब्द है, अंग्रेज़ों के लिए यूज़ किया गया है। तो ऐसे लोग जिनके पेरेंट्स, जिनके फादर या जिनके दादा अंग्रेज़ थे, उन्होंने किसी इंडियन महिला के साथ शादी की और उनसे जो अगली पीढ़ी बढ़ी है, उन्हें हम एंग्लो इंडियन कहते हैं। आज भी इंडिया में काफ़ी सारे एंग्लो इंडियंस रहते हैं। अगर इन 543 में हमने इनको नहीं चुना है, एक भी नहीं आया, जनरली आते भी नहीं हैं, तब इन 2 के बारे में राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर इनका नॉमिनेशन करेगा। एंग्लो इंडियन आप समझ गए होंगे। जो मैं ये सब बातें कर रही हूँ लोकसभा से जुड़ी, लोकसभा का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 81 में जिक्र है। ध्यान से सुनना, 81 में एंग्लो इंडियन का जिक्र नहीं है। नंबर है लेकिन जिक्र नहीं है। कारण एंग्लो इंडियन के लिए एक और आर्टिकल है हमारे संविधान में, आर्टिकल 331। आर्टिकल 331 में जाके लिखा हुआ है एंग्लो इंडियंस के बारे में, 2 सीटों के बारे में। और अगर मैंने कहा कि एंग्लो इंडियन कौन होते हैं, जिनके फादर या जिनके ग्रैंडफादर, जिनके पिताजी या दादा अंग्रेज रहे हो और माँ मूल रूप से इंडियन हो, ये परिभाषा मैंने अपने आप नहीं बनाई, ये भी संविधान में एक्सप्लेन की गई है आर्टिकल 366 में। पेपर में देखो इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी। एंग्लो इंडियन से जुड़े 2 आर्टिकल हो गए, 331 और 366। अगर कहे एंग्लो इंडियन की परिभाषा तो आर्टिकल 366, और अगर कहें सीटें तो आर्टिकल 331। 331 कब यूज करना पड़ता है? वो 2 सीटें जब इन 543 में जगह ना मिली हो, तो राष्ट्रपति इन 2 को बुलाएगा, इन 2 को बना देगा, अपने स्वविवेक से नहीं, मंत्री परिषद की सलाह से। उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखो 530 राज्य की भर जाती हैं, यूटीज की 20 नहीं भरती, 13 भरती हैं, 7 कम रहती हैं। ये 7 वही हैं जिसको मैंने अभी पीओके में आपके सामने लिखा था, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। पाकिस्तान जिस पे अधिकार जमा के बैठा है पाक अधिकृत कश्मीर पर 7 सीटें आएंगी। अगर कभी वो आई तो हमने यूटीज में उसको स्थान देना है, इसलिए हमने लिख दिया कि 13 यूटी की भर गई, 20 में से 7 रह गई। 2 नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन आर्टिकल 81 में नहीं है। कहाँ हैं? आर्टिकल 331 में, और इनको परिभाषित किया गया है आर्टिकल 366 में। ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, 1-2 बार वीडियो को बैक करके देख लेना बाद में, तो सब समझ में आ जाएगा। इतना कोई टफ टॉपिक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है। कोई भी आदमी अगर लोकसभा में मेंबर बनना चाहता है तो ये ज़रूरी है कि उसकी उम्र कम से कम 25 साल की हो। कम से कम 25 से ऊपर ही रहते हैं ज़्यादातर लोग, लेकिन लिखित में है कम से कम 25 साल की हो। लोकसभा में जैसे 25 साल है, अब कंपेयर करते हुए पढ़ा देती हूँ। राज्यसभा का मेंबर बनने की उम्र कम से कम उम्र है 30 साल। लोकसभा में मेंबर्स मैंने आपको जैसे बताए, ऐसे राज्यसभा के मेंबर्स पर भी ध्यान दीजिएगा। अब मैं यहाँ सिर्फ आंकड़े लिखूंगी, 552 और 545। अब समझ जाइए, 7 पीओके वाले नहीं हैं। और इस 545 में 543 प्लस 2 एंग्लो इंडियन, जिनके आर्टिकल 81 में कहीं कोई जिक्र नहीं है, जिनके बारे में 2 आर्टिकल अगर एग्जाम में आते हैं तो आर्टिकल 331 और परिभाषा दी गई है आर्टिकल 366 में। राज्यसभा की तरफ देखिए, राज्यसभा में टोटल मेंबर हो सकते हैं 250, हो सकते हैं, होते नहीं हैं, होते हैं जनरली 245, और ये भी डिवीजन है 233 जमा 12। ये 233 इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू पहुंचे हैं। हर एक राज्य ने अपने हिसाब से जितने उसको कहे गए हैं, जितनी उसकी लिस्ट में, भाई तुम्हें इतने एमपी अपने यहाँ से भेजने हैं, ये लिस्ट में लिखित में है कितने किस राज्य से आएंगे, वहाँ के एमएलएज ने उतने मेंबर भेज दिए और पूरे देश से 233 मेंबर आकर बैठ गए हर राज्य को रिप्रेजेंट करने के लिए राज्यसभा में। ये 12 लोग किसी राज्य ने नहीं भेजे, ये वो लोग हैं जो अपनी फील्ड के महारथी हैं, एक्सपर्ट्स हैं। ये सिर्फ 4 क्षेत्रों से आ सकते हैं। कोई विज्ञान में बहुत आगे हो, कोई साहित्य में बड़ा नाम कमाया हो, किसी ने समाज सेवा में बहुत अच्छा काम किया हो, और किसी ने कला में नाम कमाया हो।
इंडिया में इन 4 फील्ड्स में कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा या सहकारिता, अगर इनमें किसी ने बहुत अच्छा काम किया है सोसाइटी की वैल्यूज़ को आगे बढ़ाने में, तो उनके नाम को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे 12 लोगों के नाम, और ये 12 ज़रूरी नहीं है कि 4 4 3 3 ऐसे आएंगे। ये 12 के 12 वैज्ञानिक, 12 के 12 साहित्यिक, कोई हस्ती, कोई समाज सेवी, कोई भी कला से जुड़ा हुआ आदमी हो सकता है। ये 12 4 4 4 3 इस तरह भी बढ़ सकते हैं, 3 3 4, वो मर्जी है, वो डिपेंड करता है। हाँ, इनको भेजने वाले राष्ट्रपति हैं, और राष्ट्रपति किसकी सलाह लेंगे? मंत्री परिषद की। मंत्री परिषद की सलाह से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह से राष्ट्रपति 12 एक्सपर्ट्स को भेजते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इनके फील्ड एग्जाम में आ सकते हैं। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत बच्चे पूछते भी हैं कि क्या खिलाड़ी इसमें आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। सचिन तेंदुलकर का नाम आप सभी लोग जानते हैं, मैरी कॉम का नाम आप सभी लोग जानते हैं। ऐसे सारे लोग खिलाड़ी ही तो थे। फिर वो कहते हैं कि जी इसमें तो चारों में नाम ही नहीं है। खेलना भी कला में शुमार किया जाता है, कला में शामिल किया जाता है, इसीलिए खेल लिखित में बिल्कुल नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ संविधान में खेल लिखा है, संविधान में सिर्फ 4 शब्द लिखे हैं, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा और कला। खेलना भी एक कला के अंडर आता है, लिखित में नहीं है, लेकिन खिलाड़ियों को भी कला के साथ जोड़ के हमने कई बार ऐसे बड़े बड़े चेहरे यहाँ तक पहुँचाए हैं मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति ने। तो 12 एक्सपर्ट्स आएंगे और 233 जनता इनडायरेक्ट चुन के भेजेगी। हर राज्य के एमएलए भेजेंगे। ये 12 भेजे नहीं जाएंगे, ये राष्ट्रपति बना देगा उन्हें, जो कि अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। जैसे यहाँ पे 2 थे ना, ये जनता ने नहीं भेजे थे। ये 12 भी एमएलएज ने नहीं भेजे, जनता ने इनडायरेक्ट नहीं भेजे। ये एक्सपर्ट्स, ये एंग्लो इंडियन मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति बनाते हैं, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे यहाँ पर ये मैंने 2 का फंडा आपको बताया, आर्टिकल 81 में लोकसभा के मेंबर्स हैं, लेकिन लोकसभा के मनोनीत वाले एंग्लो इंडियन नहीं हैं। ऐसे सेम कई पूछते हैं कि क्या राज्यसभा में 12 हैं? बिल्कुल हैं। राज्यसभा के अलावा कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और राज्यसभा को जहां आर्टिकल 80 में एक्सप्लेन किया था, उसी 80(3) में इन 12 का नाम आ गया। ध्यान दीजिए, इन 2 के लिए अलग से आर्टिकल्स हैं, 331 और 366, लेकिन इन 12 को कहीं अलग से एक्सप्लेन नहीं किया गया। ये 80(3) के तहत लिख दिए गए। पूरी राज्यसभा 80 के अंडर है, लोकसभा 81 के अंडर है। आप इसमें कंफ्यूज ना हो, ऐसे याद कर लीजिएगा। लोकसभा में अगर आप इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं तो उम्र 18 साल होती है ना, इसको उल्टा कर दो 81। तो लोकसभा का आर्टिकल 81 है और राज्यसभा का आर्टिकल 80 है। एक्सपर्ट्स 80 वाले में ही आ गए हैं, लेकिन एंग्लो इंडियन आर्टिकल 331 और आर्टिकल 366 में, एक में सीट्स बताई गई हैं और एक में एक्सप्लेन किया गया है कि किसको एंग्लो इंडियन के ग्रुप में रखा जाएगा। ठीक है, ये सीट्स का बहुत बड़ा एक पंगा रहता है, बहुत लोगों की समझ में ही नहीं आती सीट्स। वो कहीं कहीं पे कोई कोई पढ़ते हैं, फिर कहते हैं 245 कैसे हो गया, 233 कैसे हो गया। समझ में ना आए, 1-2 बार इसको थोड़ा मूव करके पीछे इसको देख लेना, ये समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है बच्चों, टफ नहीं है बिल्कुल भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं फर्स्ट लोकसभा की। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया 13 मई 1952 को पहली लोकसभा का गठन हुआ। पहली लोकसभा में ना इतने मेंबर्स नहीं थे जितने आज हैं, लिखित में इतने ही हैं आर्टिकल 81 में, लेकिन लोकसभा के पहली लोकसभा के इलेक्शन में 489 सीट्स पर इलेक्शन हुए थे, 489 सीट्स पर। और सबसे ज़्यादा सीटों पर काबिज हुई थी उस टाइम में कांग्रेस पार्टी, और सेकेंड नंबर आया था, अगर आप जानते हो, भाकपा का। भाजपा नहीं है ये, भाकपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ये सेकंड बड़ी पार्टी थी देश की आज़ादी के बाद होने वाले पहले आम चुनाव में। पहली बड़ी पार्टी कहेंगे तो कांग्रेस सदा छाई रही थी, 77 से पहले तो कांग्रेस के अलावा कुछ था ही नहीं। और दूसरी बड़ी पार्टी कहेंगे तो भाकपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ये लोग पहुंच गए, पहली लोकसभा का गठन हुआ 13 मई को, अप्रैल में गठन हुआ, 13 मई को बैठक। जब बैठक हुई तो बैठक में अध्यक्ष कौन बनेगा, क्योंकि लोकसभा के जो आज की अगर मैं सिनेरियो की बात करूं, 545 एक बड़ी भीड़ है,
और इस भीड़ की बात इम्पॉर्टेंट ये है कि कहीं भी इनके लिए कोई निश्चित योग्यता नहीं है, क्वालिफिकेशन की पढ़ाई लिखाई कितनी हो, तो हर तरह का क्राउड यहाँ इकट्ठा हो जाता है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि कौन है कौन नहीं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं 545 लोगों को इकट्ठे रखना, और तब जबकि वो अपोजिशन पार्टीज के हों, बहुत मुश्किल काम है। इन सबको मैनेज करने के लिए एक अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। पहली लोकसभा जिसका मैंने 52 में जिक्र किया, इसमें क्योंकि मेंबर्स थोड़े से कम थे, फिर भी अध्यक्ष तो चाहिए ही था, 500 के आसपास तो थे ही, तो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे जी.वी. मावलंकर। पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। ये देश में बहुत बड़ी हस्ती थे बच्चों, बहुत बड़े। इससे अंदाज़ा लगाओ कि जब संविधान सभा का गठन हुआ था, पुरानी वीडियोस आप देखना, मैंने संविधान सभा के ऊपर बना रखी हैं, उसमें बताया था कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा दो तरीके से काम कर रही थी, एक काम था संविधान सभा के रूप में काम करना, और एक दूसरा था संसद के रूप में काम करना। जब संविधान सभा संसद के रूप में काम करती थी तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं करते थे। वो संविधान सभा के हेड थे, स्थायी अध्यक्ष थे, लेकिन जब संविधान सभा संसद के रूप में काम करती थी तो राजेंद्र प्रसाद की बजाय काम करते थे गणेश वासुदेव मावलंकर। यानी कितनी बड़ी हस्ती रहे होंगे, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। जी.वी. मावलंकर देश की राजनीति का बड़ा चेहरा, पहले इलेक्शन के बाद गठित होने वाली लोकसभा के बनने वाले पहले अध्यक्ष, पहले प्रोटेम अध्यक्ष भी बने थे, यही अध्यक्ष भी बन गए थे। और एक खास बात जान लो, इनको हटाने के लिए इनके विरुद्ध प्रस्ताव लाया गया था। कितनी अजीब बात है ना, इतना बड़ा आदमी और उनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया, लेकिन ये प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था। हटाने की कोशिश की गई थी लेकिन प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, और ये अपनी सीट पर बैठे हुए एक्सपायर होने वाले पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे। लोकसभा के अध्यक्ष आज तक दो ही गए हैं जो बीच में चले गए हैं कार्यकाल के। एक पहले वाले हैं गणेश वासुदेव मावलंकर, और एक जी.एम.सी. बालयोगी जी थे। सिर्फ दो आज तक बीच में गए हैं। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, दो दो के पेयर बनाएंगे और कहेंगे कौन से लोकसभा अध्यक्ष ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया, या लोकसभा के विघटन से पहले किन्हीं कारणों के चलते पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए। तो दो नाम याद रखना, जी.वी. मावलंकर जी जो पहले थे, जिनके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया, पारित नहीं हुआ, एक्सपायर हो गए सीट पर रहते रहते, कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। दूसरे मैंने बताया है जी.एम.सी. बालयोगी। जी.एम.सी. बालयोगी ये भी अपने टेन्योर को पूरा नहीं कर पाए थे, बीच में गुजर गए थे। तो दो बड़े अध्यक्ष हैं, पहले का नाम है जी.वी. मावलंकर और दूसरे वाले हैं जी.एम.सी. बालयोगी। ठीक है, ये पहली लोकसभा के बारे में है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, पहली बड़ी अगर पूछे लोकसभा में कांग्रेस के अलावा दूसरी बड़ी पार्टी तो भाकपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। पहली लोकसभा कब गठित हुई? गठित तो हो गई थी अप्रैल में, बैठक पहली हुई है 13 मई 1952 को। अभी फिलहाल में चल रही है 16वीं लोकसभा, लगभग कंप्लीशन पर आ गई है, और 17वीं लोकसभा के इलेक्शन बिल्कुल सामने हैं। जो ये रोज़ आप अखबारों में टीवी पे चर्चाएं बहस सुन रहे हैं, ये सब खेल 17वीं लोकसभा के लिए खेला जा रहा है, और अब कुछ दिनों में आप देखेंगे 17वीं लोकसभा का गठन होगा। जब भी नई लोकसभा गठित होकर आएगी, मान लीजिए अभी का जिक्र कर ले, 17वीं आ जाए, एक डेढ़ महीने में लोकसभा गठित हो जाएगी। 543 जो लोग आएंगे, जिनको आप, मैं, हम आम जनता पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से, हर कोने से चुन के भेजेगी। इस बड़ी भीड़ को संभालने में एक आदमी, राष्ट्रपति, जिनको पावर है संवैधानिक, ये अपने आप हर एक को काम नहीं कर सकते कि हर एक के पास जाएं शपथ दिलाएं। तो ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति नई लोकसभा गठित होने के बाद इन सब को या तो खुद शपथ दिलाएंगे, या राष्ट्रपति किसी एक आदमी को अपने बिहाफ पे ये पावर दे देंगे। तो हमारे यहाँ क्या करते हैं राष्ट्रपति, इन्हीं 543 में से एक प्रोटेम अध्यक्ष बना देंगे। प्रोटेम, ये इंग्लिश का वर्ड है, प्रोटेम, प्रोटेम स्पीकर। ये प्रोटेम स्पीकर क्या है? प्रोटेम स्पीकर जो भी 543 लोग चुनकर आए हैं ना, इनमें सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस जो भी एमपी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता वो कांग्रेस का है, बीजेपी का है, किसी भी पार्टी का है, इन 543 में ऑटोमेटिकली जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जनरली उसकी एज भी सबसे ज़्यादा मिली जाती है। अगर पूछें एज फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है या एक्सपीरियंस, तो आप एक्सपीरियंस को टिक कीजिएगा। होता यही है कि एक्सपीरियंस एज बीतने पर ही आता है। फिर भी 543 में जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उससे अपने आप राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर बना देंगे। ये तब तक काम संभालेगा लोकसभा का जब तक कि लोकसभा को संभालने के लिए उनका अध्यक्ष नहीं आ जाता। तो लोकसभा का अध्यक्ष
आने से पहले, बनने से पहले सारी कार्यवाही कौन करेगा? प्रोटेम। ये कुछ दिनों का प्रोसेस होता है, बहुत लंबा टाइम इसमें नहीं लगाते। और ये सबको पता है कि प्रोटेम स्पीकर के लिए संविधान में एज सच कोई शब्द नहीं है। ये राष्ट्रपति या उसका अधिकृत कोई व्यक्ति, अधिकृत हमने प्रोटेम बना लिए हैं। प्रोटेम सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जनरली एज्ड भी सबसे ज़्यादा होते हैं, और ये तब तक काम करते हैं जब तक कि लोकसभा का परमानेंट अध्यक्ष ना बन जाए। मैंने आपको बताया लोकसभा के 2 अध्यक्ष कार्यकाल के बीच में चले गए थे, एक पहले वाले जीवी मावलंकर जी और एक जीएमसी बालयोगी। मावलंकर जी भारत की, आज़ाद भारत की गठित होने वाली पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे जिनके विरुद्ध प्रस्ताव लाया गया लेकिन पारित नहीं हो पाया। और वो आज़ाद भारत से पहले जो संविधान सभा बन गई थी, उसने जब संसद के रूप में काम करना शुरू किया तो उसके भी अगर कहें अध्यक्ष कौन थे तो जीवी मावलंकर जी थे। ठीक है, चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी थोड़ी सी लोकसभा के बारे में। राज्यसभा के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अगर एग्जाम में आ जाए कि एंग्लो इंडियन, तो आपको ध्यान रखना है 2 आर्टिकल, आर्टिकल 331 और आर्टिकल 366। अगर ये पूछ लें, क्योंकि अभी करंट में है ये सब चीज़ें, कि पहला एंग्लो इंडियन कौन था जो कि नॉमिनेटेड था, तो बहुत सारे लोग जो है उन्हें नहीं नाम पता होगा। फ्रैंक जे एंथनी, ये पहले एंग्लो इंडियन हैं, इनका नाम है फ्रैंक जे एंथनी। और इनकी अहमियत आप जान जाइए, एक पॉइंट सुन के आपकी समझ में आ जाएगा कि इनको क्यों बनाया गया होगा। ये वो एंग्लो इंडियन हैं जो संविधान सभा के भी मेंबर थे। आप इमेजिन कर लीजिए पूरे देश में जहां हार्डली 300 प्लस कुछ लोग आए थे, 389 स्टार्टिंग का आंकड़ा था, उसमें ये आदमी भी शामिल था। तो ये कितने इंपॉर्टेंट रहे होंगे, और यही लोकसभा में नॉमिनेटेड होने वाले पहले एंग्लो इंडियन भी हैं। तो नाम है इनका फ्रैंक जे एंथनी। 16वीं लोकसभा में दोनों सीटें भरी हुई थी। अब 17वीं लोकसभा में देखते हैं, अगर 543 में नहीं आ पाता कोई तो आर्टिकल 331 के तहत 2 सीटें आगे, हो सकता है 2-4 महीनों में सुनने में आ जाए कोई नाम जो एंग्लो इंडियन भर देंगे। और अगर कहेंगे एंग्लो इंडियन की परिभाषा, तो हमें याद रखना है आर्टिकल 366 में एंग्लो इंडियन को परिभाषित किया गया। ठीक है, मैंने दोनों के बारे में आपको बता दिया है। 2-4 छोटे छोटे पॉइंट्स और डिस्कस करते हैं, फिर कभी अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो हमने जाना लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा की एंट्री अगर चाहिए तो 25 साल एज कम से कम, यहाँ 30 साल, यहाँ 552, यहाँ 250 मैक्सिमम। यहाँ पे 2 एंग्लो इंडियन, यहाँ पर 12 एक्सपर्ट्स। इन 2 के 2 आर्टिकल, आर्टिकल 331 और 366, इन 12 के लिए कुछ नहीं है। 80 में सारा कुछ एक्सप्लेन है, 80 3 में इसके बारे में है। यहाँ पे काम संभालने वाला अध्यक्ष है, अगर ये ना हो तो उपाध्यक्ष है। यहाँ काम संभालने वाला है सभापति, अगर ये ना हो तो उपसभापति। अब एक बार थोड़ा सा ध्यान देना, अध्यक्ष मैंने बताया मेंबर होगा लोकसभा का, उपाध्यक्ष भी मेंबर होगा, सभापति मेंबर नहीं होता। दोबारा सुनना, सभापति राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, क्योंकि सभापति इस देश में पहले उपराष्ट्रपति के रूप में आते हैं, और उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति बनते हैं। एक्स ऑफिशियो पदेन सभापति। पदेन का मतलब है क्योंकि वो उस पोस्ट पर है, इसीलिए उनको इस पर काबिज होना है। इस पोस्ट का कोई इलेक्शन नहीं है, ये पोस्ट भरी जाती है, और जो इस पर बैठा होगा, मेल फीमेल से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। यानी इन 4 लोगों में से 3 यहाँ के मेंबर्स हैं। उपसभापति राज्यसभा का ही मेंबर है, लेकिन सभापति बाहर का आदमी है, क्योंकि वो राज्यसभा का मेंबर नहीं है, वो बाहर पहले उपराष्ट्रपति है, और क्योंकि वो उपराष्ट्रपति है इसलिए वो पदेन सभापति भी बन गया है। ठीक है, अब देखिए लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना? 5 साल। अगर लोकसभा 5 साल चलती है तो, अगर लोकसभा भंग हो गई साल भर में तो अध्यक्ष अपने आप हट जाएगा। इसका कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के ऊपर डिपेंड करेगा। मान लीजिए किसी को लोकसभा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना है, उसे नहीं चाहिए, वो सोचता है रिजाइन कर दूं, तो उस कंडीशन में लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा। उपाध्यक्ष को हटना है टाइम से पहले, अध्यक्ष को देगा। सभापति अपना त्यागपत्र कभी भी उपसभापति को नहीं देगा। ऐसी चीजें एग्जाम में फंसा देती हैं। क्यों नहीं देगा? क्योंकि सभापति बाद में था, उपराष्ट्रपति पहले था। उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा अगर टाइम से पहले देना पड़ा तो राष्ट्रपति को देगा, जबकि उपसभापति अपना इस्तीफा सभापति को देगा। एक एरो नहीं आई, ये दोनों देखो आपस में एक दूसरे को इस्तीफा पकड़ा रहे हैं। अगर देना है तो उपसभापति सभापति को देगा, लेकिन सभापति अपना इस्तीफा कभी भी उपसभापति को नहीं देगा, जैसा अध्यक्ष ने उपाध्यक्ष को दिया। कारण वो सभापति बाद में है, वो पहले
इस देश के उपराष्ट्रपति हैं। एक बात। दूसरी बात, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल बाकी सब मेंबर्स के कार्यकाल और एज से अलग है। बाकी सबकी कम से कम एज चाहिए 30 साल, इनकी कम से कम, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति हैं, एज चाहिए 35 साल। ये मुद्दे अलग करते हैं इस पोस्ट को, इसलिए ध्यान रखना। चलिए एक छोटा सा टॉपिक और करा दूं, उसके बाद फिर कभी नेक्स्ट क्लास देखेंगे। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी किताबों में, बहुत क्या लगभग किताबों में एक्सप्लेन भी नहीं है। देखिए, लोकसभा का कार्यकाल है 5 साल, सब जानते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल एज सच संविधान में नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा संविधान के किसी पेज पर, किसी आर्टिकल में कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना है, लेकिन लिखा भी है। लिखा है राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात रिटायर होंगे। इस बात में देखिए कितनी बड़ी बात है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात रिटायर होंगे। तो इससे हमने एज्यूम किया कि एक आदमी बन गया तो वो 6 साल तक रहेगा। ये 6 साल कहीं नहीं लिखा, उन्होंने ये डेफिनेशन लिखी है कि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात अवकाश ग्रहण करते हैं। अब देखिए क्या हुआ, 1952 में पहली बार राज्यसभा का गठन हुआ, लोकसभा का भी राज्यसभा का भी, मई 1952 में। मान लीजिए उस टाइम जितने भी आदमी आए, एक इमेजिनेशन कर लेते हैं हम भाई, एक ऐसे क्लास थी, एक राज्यसभा थी, इसमें ऐसे 1/3 को समझाने के लिए बता रही हुई है, 1/3, 1/3, 1/3, तब तो पूरी भर गई है। अब यहाँ लिखा हुआ है कि 1/3 हर 2 साल बाद रिटायर होंगे। तो क्या किया गया, ये जो 1/3 देख रहे हो ना, 1954 में इनको सिर्फ 2 साल हुए थे आए हुए, लेकिन लॉटरी सिस्टम डाला, सबके नाम लिख के, और लॉटरी सिस्टम से जिस जिसके नाम आते रहे, 1/3 लॉटरी भी निकाल ली पर्चियाँ, जिस जिसके नाम आए उन सबको उस दूसरे साल में अपनी पोस्ट छोड़नी थी, वो सीट छोड़नी थी, खाली करना था वो स्थान। बेशक 6 साल नहीं हुए, लेकिन ये सिस्टम को लाइन में लाने के लिए ज़रूरी था। तो 54 में लॉटरी सिस्टम से 1/3 जो पुराने हैं, जो 52 वाले हैं, 1952 वाले, ये हटा दिए गए और इनकी जगह नए 1954 वाले 1/3 आ गए। ये अभी बैठे हुए हैं एज इट इज, ये नहीं हटेंगे। फिर क्या हुआ, 1956 आया, 2 साल में हटने थे ना, 1956 आते ही ये तो नए हो गए क्योंकि 54 में आए हैं। इनमें से अलग अलग नामों की पर्ची बना के फिर से लॉटरी सिस्टम से नाम निकाले गए, और जिन लोगों के निकले इनमें से उनको हटा दिया गया, वो हट गए। अब यहाँ भी नए आ गए, 1956 में हट गए, ये यहाँ बदल गए 2 जगह, अब सिर्फ ये बचे हैं। 1958 आया, यहाँ भी लॉटरी सिस्टम से हट गए, लॉटरी सिस्टम 58 आ गया। कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि 52 वालों को बैठे बैठे 6 साल पूरे हो गए थे। ये जो 52 वाले हैं ना, इनके 6 साल अब जाके 58 में पूरे हुए, और जैसे ही इनके 6 साल पूरे हुए ऑटोमेटिकली हट गए, बिना किसी लॉटरी सिस्टम के इन्हें हटाने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता कि अगर 6 साल थे तो पहले वाले कैसे हटे, फिर 6 तो इकट्ठे हटते, ये ऐसे हटे हैं। तो लॉटरी सिस्टम से हटाने की ज़रूरत सिर्फ 2 बार पड़ी। 52 में सारे आ गए, 54 में हटाए और फिर 56 में हटाए, 58 में उन सबको जो 52 से बैठे हुए थे 1/3, उन्हें पूरे 6 साल हो गए, वो अपने आप हट गए, और यहाँ पे नए आ गए 58 में। अब देखो 54 वालों के 6 साल पूरे होंगे तो वो हटते चले जाएंगे, यानी लॉटरी सिस्टम से सिर्फ 2 बार लोगों को हटाना पड़ा, एक 54 में और एक 56 में। और इसीलिए कहा जाता है कि राज्यसभा कभी पूरी भंग नहीं होती और ये स्थायी सदन है। कभी आपने नहीं सुना कि राज्यसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, सारी की सारी राज्यसभा के, इसके मेंबर आते हैं और चले जाते हैं। और ऐसा भी नहीं होता कि एक राज्य सारे मेंबर एक दिन में भेज दे। कि इमेजिन कर लीजिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं, हरियाणा से जैसे 5 आदमी जाते हैं राज्यसभा में, 10 लोकसभा 5, हर राज्य के अलग अलग हैं। ये 5 आदमी एक साथ नहीं जाएंगे। एक इमेजिन कर लेते हैं 2019 को, 19 में गए 2 आदमी, फिर 21 में गए 2 आदमी, फिर 23 में गया 1 आदमी, ऐसे जाएंगे ये, एक साथ 5 नहीं जाते। तो अलग अलग टाइम पे टाइम पीरियड पूरा होगा 6-6 साल वाला, हटते रहेंगे, नए नए आते रहेंगे। कहीं से ये 30 भी आते हैं, कहीं 25 भी आते हैं, अलग अलग आंकड़े हैं, क्योंकि 233 को ऐसे एक राज्य से नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो इस तरह से ये स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। लोकसभा हर हाल में 5 साल बाद भंग होगी ही होगी।
कितना ही अच्छा सरकार काम करे, इलेक्शन होंगे ही होंगे। दोबारा आप चाहें सरकार को ले आए, लेकिन बिना इलेक्शन के वो सरकार लगातार में काम नहीं कर सकती। ये हमारा वोटिंग राइट है और बहुत ज़रूरी है ये। अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई भी यहाँ पर, जैसे हिटलर अपने यहाँ पे थे, इस तरह से सरकारें जो हैं काबिज हो जाएंगी, जो गलत होगा। किसी भी डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी होता है कि जितना सत्ताधारी पक्ष मजबूत हो उतना ही विपक्ष भी मजबूत हो। पर हमारे देश की विडंबना है, इतने बड़े देश में लास्ट इलेक्शंस थे 16वीं लोकसभा के, इसमें कोई भी विपक्षी दल सामने उभर के नहीं आया, क्योंकि विपक्षी बनने के लिए भी एक मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स का मिलना ज़रूरी है। ठीक है, आज के लिए मैंने इतना पढ़ा दिया, ये आपके बेस का काम करेगा। आप इसको पढ़ने के बाद, इसको सुनने के बाद, इस क्लास के बाद आप किसी भी किताब को उठाएंगे, उस किताब में आप कहीं भी राज्यसभा लोकसभा जहाँ दिया हो पढ़ के देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये थोड़े से पॉइंट ही लोकसभा राज्यसभा है, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं लोकसभा राज्यसभा में। जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी, इस हफ्ते सर प्लान कर रहे हैं कि 2-4 क्लासेस ले लेते हैं, देखते हैं अगर बन पाई तो उसमें मैं बचे हुए टॉपिक्स आपको करा दूंगी। ठीक है, आज इतना ही पढ़ते हैं बच्चों, आज के लिए गुड नाइट। एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे बच्चों ने अभी 12th पास की है, बहुत सारा क्राउड है जो 12th से अभी एग्जाम जो है पास तो क्या किए, एग्जाम दिए, उम्मीद करती हूँ पास भी हो जाएंगे। बच्चों, आप सबके सामने 2 रास्ते हैं, ये खास उन लोगों के लिए जो लोग 12th कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, जिसके भाई बंधु ने की है या बच्चे खुद भी सुन रहे हैं, जुड़ रहे हैं। 12th के बाद ना बच्चों 2 रास्ते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेंगे। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कोई भी रास्ता खराब है, आप चाहें ग्रेजुएशन की तरफ जाएं, आप चाहें बाद में पीजी करें, आप चाहें तो 12वीं के तुरंत साथ तुरंत होते 12वीं हुई है और आप अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। इसमें ना बच्चों ये नहीं होता कि कौन सा रास्ता सही और कौन सा गलत है, ये सारी चीज़ इसके ऊपर डिपेंड करती है कि आप सोसाइटी के किस स्ट्रेटा को बिलोंग करते हैं। अगर आप वेल टू डू हैं, बहुत अच्छे रिच परिवार से हैं, तो आप चाहें तो किसी भी रास्ते पे जाएं, कोई दिक्कत नहीं होनी। लेकिन अगर आप एक आम परिवार को बिलोंग करते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, आपके फादर आपका खर्चा उठा रहे हैं और अगर वो नहीं कमाएंगे तो घर चलना मुश्किल होगा, या आपके पिताजी खेती करते हैं या आपके पिताजी कहीं नौकरी करते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं होती बच्चों, मेरे फादर भी एक जॉब पर ही थे, एक सरकारी नौकरी पर थे। परिमल सर जो है, इनके फादर किसान थे, ये कोई बुरी बात नहीं है, नहीं इसमें कोई हीनता की बात है, ये सिर्फ जिंदगी को देखने का एक सलीका, एक तरीका है। अगर आपका परिवार बिल्कुल एवरेज है, आपको लगता है कि यार मेरा कमाना ज़रूरी है, कुछ ही सालों में मेरे पेरेंट्स बहुत लंबे टाइम तक मेरा खर्चा नहीं उठा पाएंगे, तो उस कंडीशन में मेरा पर्सनल ये मानना है कि जितना जल्दी हो सके इंसान को नौकरी की कोशिश करनी चाहिए। और 12th के बाद बहुत सारे रास्ते खुलते हैं बच्चों, बहुत सारे। आप HSSC में, SSC में, आप रेलवे में, बैंक में, बहुत सारी नौकरियां हैं जहां कि आप एलिजिबल हैं। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस, राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस, हरियाणा, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा बड़े सपने देख लेते हैं, जिनको पूरा करते करते वो हताशा से ग्रसित हो जाते हैं, और जिसका कहीं ना कहीं लंबे टाइम में उनके जीवन पर, उनके पेरेंट्स पर और हर चीज़ पर असर आता है, और इसका नुकसान सीधा इस पूरे समाज का होता है। तो सबसे पहले बच्चों अपना आकलन करो कि मैं क्या हूँ, मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर कितना पैसा लगा सकते हैं, मैं अपने ऊपर कितना टाइम इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है आप एक मिडिल क्लास फैमिली के हैं, लोअर मिडिल क्लास के हैं, आपके पिताजी जो हैं वो खेती या इस तरह के छोटे मोटे व्यवसाय से जुड़े हैं, तो सबसे बेहतरीन रास्ता है आप 12वीं के तुरंत बाद नौकरी की कोशिश कीजिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप IAS बन जाएंगे, IAS बनना है तो फिर आपको मेहनत अलग तरीके से करनी पड़ेगी। सबसे पहली ज़रूरत होती है पैरों पे खड़े होना बच्चों। जो बच्चे 12वीं के तुरंत बाद नौकरी लग जाते हैं, उनके लिए रास्ते ज़्यादा खुलते हैं और वो हमेशा कॉन्फिडेंस से भरे रहते हैं, क्योंकि 12वीं के तुरंत बाद नौकरी मिलने से आपको समाज में एक अलग तरह की इज्जत, एक अलग तरह की इंपॉर्टेंस आपकी फैमिली भी देने लगती है। जो अर्निंग हैंड होते हैं 18-19 साल में, उनको समाज समझदारों की श्रेणी में समझने लगता है, और अच्छी बात है क्योंकि उनके भटकने के चांसेस कम होते हैं। तो ये आपकी लाइफ है, आपका टाइम है, और ये टाइम बार बार नहीं आता बच्चों। इसको बहुत सोच समझ के अपनी लाइफ के इस टाइम को अच्छे ढंग से इन्वेस्ट करो अपने ऊपर, और लाइफ में काबिल बनो। नेगेटिव लोगों से हमेशा बच के रहो, क्योंकि नेगेटिव लोग सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी फैला सकते हैं। ऐसे लोगों से सोशल साइट्स पर, या आपका कोई पर्सनल इस तरह का फ्रेंड है जो आपको लगता है यार मुझे पीछे खींचने की कोशिश करता है या आपको हमेशा डीमोटिवेट करने की कोशिश करता है, वो कितने ही आपके सगे हों, आप उन्हें छोड़ दीजिए। उनके साथ रिश्ते अच्छे नहीं रहते, क्योंकि वो लंबे टाइम में जाके आपको अपनी ही श्रेणी पर ले आएंगे। पॉजिटिव लोगों से जुड़िए, हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, ढंग से खाइए पिए, अपने ऊपर काम कीजिए, और इस टाइम में, ये जो टाइम आप लोग जी रहे हैं, इसको अपनी इन्वेस्टमेंट मानिए अपने ऊपर। खूब पढ़ो लिखो, खूब आगे बढ़ो, ठीक है? ऑल द बेस्ट।